Good afternoon, students. Welcome to the online classes of Adipal Niketan Senior Secondary School. आप सभी का क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक और क्लास में वेलकम है। जिससे जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 लगा रहे थे। तो एक्सरसाइज 3.3 में ऑलमोस्ट कुछ बताने लायक है नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन आप जान रहे हैं, बहुत इजी है। बस ए का ट्रांसपोज निकाल के ऐड या सब्ट्रैक्ट, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखना है। इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग एक खास तरह का क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन नंबर 13। इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी 12, क्वेश्चन नंबर 12, 13 तो है ही नहीं, 12। इसमें आपको दिया है ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो आपको कह रहा है कि अगर A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए वन आई के बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी है ये भी। ऐसे तो ये आप इस तरह से समझिएगा, पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज जब निकालेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा। सर उधर माइनस है और नीचे की साइड प्लस का साइन है। अच्छा, तो इसको ए रहने दो, इसको ट्रांसपोज कर दे रहे। अब ठीक है, ये आपको दिया यस हुआ है। सर। अब a प्लस ए के ट्रांसपोज को ऐड करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा, है ना। 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा, ये वाली क्वांटिटी ऐड होने पर 0 हो जाएगी, है ना। और ये वाली भी 0 हो जाएगी, ये वाली भी 2 कॉस अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा, हमें a प्लस ए को क्या प्रूफ करना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का होगा, 1 0 0 1 टाइप का। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी उसके बराबर होगी। यानी कि 2 कॉस अल्फा पूरे में से क्या लोगे, कॉमन ले लोगे। 2 कॉस अल्फा जैसे ही कॉमन लोगे, आपका ये 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 0 0 1। अब ध्यान देना, इस मैट्रिक्स को इसके बराबर दिखाना है, तो ये क्वांटिटी आपको रिमूव करनी है। यानी कि ये पूरे के पूरा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। 0 के बराबर नहीं, क्योंकि 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। 0 कर देंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा, वो उसके बराबर एक 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। आपको क्या करना है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 2 cos अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। यानी कि cos अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 1/2 के। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, अल्फा की वैल्यू होगी 45 डिग्री। 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 3। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। कोई ऐसा राधिका इन वर्षा आप में से किसी को न समझ में आए कि ये पाई बाई 3 कैसे हुआ। नो सर, आ गया समझ में। राधिका, सर ये इसके इक्वल में 1 क्यों रखा? 1 इसलिए रखा ना, ध्यान रखना, मुझे इसको इसके बराबर बताना है। यानी कि ये क्वांटिटी एज इट इज आनी चाहिए। अगर ये क्वांटिटी 1 नहीं होगी, मान लीजिए ये 2 है या 0 है, तो वो चीज पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो भी चीज मल्टीप्लाई करोगी वो 1 की जगह आ जाएगा। और क्या 1, क्या यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 आ जाता, तो क्या ये 2 1 के बराबर होता है, नहीं होता है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते। हमें इस क्वांटिटी को इसके बराबर दिखाना है, तो इस चीज को 1 होना जरूरी है। इस तरह से समझो ना। मैं 2 में इस तरह से समझिए। हाँ, मान लीजिए कोई नंबर है x, जिसमें मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1। इस तरह से समझना, कोई एक नंबर है x जिसको 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। तो बताओ x क्या होना चाहिए, 1। बस वही आंसर है, ठीक है ना। कोई भी क्वांटिटी उसमें 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ 1 की तरह काम कर रहा है थोड़ा सा, है ना। मैट्रिक्स है, एक्चुअल में नंबर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है। तो एक्सरसाइज 3.3 बस आप लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है ना। नहीं आए तो पूछ लीजिएगा सवाल, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ आज, है ना। आगे हम लोग आज देखेंगे
एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेन सबसे टफ पोर्शन अब यही है मैट्रिक्स का, एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे उतना ही तभी ये क्लियर होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स होगा क्या, जो आप मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स में जो रोज है, कॉलम्स दिए हुए हैं, उस रोज कॉलम्स में आप क्या करेंगे ना, आप जो उसके एलिमेंट्स हैं उसमें किसी एक रो को किसी दूसरे में, या कोई किसी कॉलम को किसी अनदर कॉलम के संग कोई ऑपरेशन करके दिखाएंगे। यानी कि इस तरह से समझिए, जैसे कि जब आपको दो नंबर्स दिए रहते थे तो आप उन पे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन लगा सकते थे, प्लस करने का, माइनस करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। इसी तरह यहाँ पर जब आपको मैट्रिक्स दिया होगा, उसमें रोज एंड कॉलम्स दिए हैं, उन रोज एंड कॉलम्स के बीच आप किसी 3 तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं। उन तीनों ऑपरेशन को एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग ध्यान से। फिर हम लोग ये जानेंगे कि इस ऑपरेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है, ठीक है ना, और फायदा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं ऑपरेशन बता रहा हूँ क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला ऑपरेशन होता है इंटरचेंज, इंटरचेंज। इंटरचेंज को इस तरह से समझिएगा कि आप किसी दिए गए मैट्रिक्स में, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो n क्रॉस n, किसी भी रो को अनदर रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई एक रो को दूसरे रो के संग इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि आर आई को अगर आप इंटरचेंज करते हैं किससे, आर जे से, ऐसे डिनोट किया जाता है। एक करके भी दिखा रहा हूं, देखिए। जैसे मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये आपका फर्स्ट रो है R1, ये आपका है R2, ये आपका है R3। ध्यान दीजिएगा, मैंने डिसाइड किया कि R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं R3 से, यानी कि जहां जहां R2 की जगह पे R3 लिख देंगे और R3 की जगह R2, यानी कि 1 2 3 7 8 9 4 5 एंड 6। तो ये हो गया इंटरचेंज का, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यस सर। इसी तरह इसमें क्या होता है, कॉलम का भी होता है, यानी कि आप फर्स्ट कॉलम को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, या किसी सेकंड को थर्ड से, थर्ड को सेकंड से, जिसका मन हो वो कर सकते हैं। यानी कि उस केस में कैसे लिखेंगे, C1 इंटरचेंज विद C3, C1 को C3 से इंटरचेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जब आप C1 से C3 को इंटरचेंज करेंगे तो 3 6 9 इधर आ जाएगा, 2 5 8 इधर रहेगा एंड 1 4 8 इधर रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहां तक हो गया, ये पहला था इंटरचेंज, आपकी बुक में लिखा है, इस टॉपिक को खोल के रखिएगा, बुक में लिखा है उसे पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। इसी तरह रो का होता है, कॉलम का होता है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहा ज्यादा। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो या कॉलम बाई कांस्टेंट, किससे, कांस्टेंट, कांस्टेंट के नॉट इक्वल टू 0। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप किसी
आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो एंड कॉलम बाई अ कांस्टेंट k नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आप दिए गए मैट्रिक्स में किसी भी रो को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, यही था क्या? एक मिनट बस। हाँ ठीक है। लेकिन शर्त है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिखा या 2x3 का लिख दिया, है ना? तो आप इसमें फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट रो को इसको लिखेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट रो में 3 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो R1 इज सच दैट 3 इज मल्टीप्लाइड टू द R1, ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद फिर मैट्रिक्स को, नया मैट्रिक्स जो बन के आएगा वो क्या होगा? वो आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 4 1 2, ये हो गया। ठीक है ना? इसी तरह कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। बस ये जो कांस्टेंट k है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जो नंबर आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो जीरो नहीं होगा। यानी कि c1 इज सच दैट c1 c1 इज सच दैट c1 इज 2c1। ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बाकी का एज इट इज रहेगा। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया राधिका एंड वर्षा? यस सर। अब एक बात और ध्यान रखना, जब आप किसी मैट्रिक्स पे कोई ऑपरेशन लगा के जो मैट्रिक्स बना रहे हो, ये मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स से अलग है, ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स अलग अलग चीजें हैं। अगर दोनों एक जैसे होते तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप किसी एलिमेंट्री, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं किसी मैट्रिक्स पे, तो एक न्यू मैट्रिक्स बन के आती है, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं रहती। ठीक है ना? ये मत सोचिएगा कि उसी मैट्रिक्स से बना है तो ये वही मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ऑपरेशन है थर्ड। थर्ड ऑपरेशन समझिएगा क्या है। एडिशन ऑफ एनी रो और कॉलम टू अनदर रो या कॉलम मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर। किसी, इसको समझिए, नाम से क्लियर हो रहा है, किसी एक रो को किसी दूसरी रो में जोड़ देंगे, पर जब जोड़ेंगे उससे पहले हम उसे, उस अनदर रो को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है ना? यानी कि इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया मैं, ठीक है? कितने, 3 रो है यहाँ पर। तो मैं ऑपरेशन नया डिफाइन कर रहा हूं कि मैं फर्स्ट रो में क्या कर रहा हूं? फर्स्ट रो में ऐड करूंगा -1 टाइम्स ऑफ 3, ये समझ लीजिए। ठीक है? यानी कि -1 को पहले मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर R1 में फर्स्ट रो में ऐड कर दूंगा। तो देखिए क्या होगा, -1 इंटू 6 -6, -6 प्लस 2 -4, -7, -7 प्लस 3 -5। ओके, 4 5 6 7, समझ में आया?
यस। इसी तरह आप कोई और रो के लिए भी 2 के लिए भी कर सकते थे, ठीक है ना। आप अपने से भी कर सकते, जैसे कि R2 इज सच दैट R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन आप डिफाइन करेंगे फिर उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम के लिए देख लीजिए, समझ तो रही हैं, बस एक बार देख लीजिए। C1 इज सच दैट C1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C2, तो आप इसको C2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 7 टाइम्स ऑफ 2 14 प्लस 6 20, ओके 3 5 एंड 7, ओके। ये बन गया आपका न्यू मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह होगा, ये बहुत आसान सा है। तो ये 3 ऑपरेशन थे, तो तीनों ऑपरेशन को ध्यान में रखिएगा। कैसे लिखा है मैंने इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये 3 ऑपरेशन आपने जाने। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं है। इन्वर्टेबल मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे 2 का इन्वर्स क्या होता है 1/2, और 2 का इन्वर्स -2 भी होता है, लेकिन जब -2 से करेंगे 0 आएगा और यहाँ से 1। तो ऑपरेशन से डिसाइड होता है कि इन्वर्स क्या होगा। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा तो 1/2 इन्वर्स होगा, और प्लस का ऑपरेशन होगा तो -2। इसी तरह यहाँ पर भी किसी मैट्रिक्स ए के लिए हम लोग देखेंगे क्या कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा बी, कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की, बता सकते हैं। वन। नहीं, आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स, ध्यान से समझिएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसको ए में मल्टीप्लाई करे तो वापस ए आ जाए। आई आई होता है ना ये वाला, यही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, यानी कि a इंटू आई क्या आता है a आता है। हम लोग पढ़े हैं अभी इस चीज को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। a इंटू आई करेंगे आई आएगा, i इंटू a करेंगे तो भी a ही आएगा, यानी कि ये जो i है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है। नहीं समझे वर्षा राधिका, फिर से बताऊं। यस सर। पर सर किसी भी एलिमेंट को अगर 0 से करेंगे तो 0 आएगा ना, फिर वो मैट्रिक्स कैसे आई? अच्छा, तुम कह रहे हो कि कोई एक मैट्रिक्स है, चलिए 2 3 4 1, हाँ अब क्या करना है बोलो। इसको क्या करें 0 से, आई से। आई से करते हैं। तो आई से देखो 1 0 0 1, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखो यही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 3 इंटू 0 0, तो 2 आ गया। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0, 3 1 जा 3। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय दिस 4, एंड फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड 1। नहीं आया, समझ में आया कि नहीं। यस सर। ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। नहीं आया तो फिर से पूछ लेना। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हो उसको आई से मल्टीप्लाई करे तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, है ना। यानी कि ये जो आई है ये कौन है आइडेंटिटी। जैसे कि हम लोग ये पढ़े हैं ना 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए 1। तो जब हम लोग ने बाइनरी ऑपरेशन का चैप्टर पढ़ा उसमें देखा था कि द वन बिलोंग्स टू एन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों 1 ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू 2 ऑपरेशन 1 इज इक्वल टू 2। समझ में आया कि नहीं बात। जब भी कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको दिए गए उस सेट के किसी भी नंबर के संग ऑपरेट करने पर वही नंबर दोबारा आने लगे
तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते थे, आइडेंटिटी बोलते थे। समझ में आया कि नहीं बात? वर्षा, राधिका? यस सर। इसी तरह यहाँ पर सेट के लिए ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये सभी सेट, सभी मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी का काम करता है, ठीक है ना। ये जो मैट्रिक्स आई होता है, ये हमारा सभी के लिए आइडेंटिटी का काम करता है, क्योंकि इसको किसी भी सेट से मल्टीप्लाई करे वही सेट दोबारा आ जाता है, ठीक है ना। तो एक चीज और ध्यान रखो, जो बाइनरी ऑपरेशन वाला आप लोग ने चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें जो आइडेंटिटी और इनवर्स की डेफिनेशन लिखी है, वो यूनिवर्सल डेफिनेशन है। यानी कि इस दुनिया में कभी भी आपको किसी का आइडेंटिटी पहचानना हो तो सीधा सीधा बस दिमाग में ये सेट हो जानी चाहिए, दिमाग में बात, कि उस सेट का मतलब उस किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सेट में कोई आइडेंटिटी तभी होगा अगर उस सेट के सभी एलिमेंट्स को उस आइडेंटिटी के संग ऑपरेट करे तो वही एलिमेंट वापस आ जाए, ठीक है। यानी कि वही एलिमेंट आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। और इनवर्स तब बोलेंगे जब उस सेट के दो एलिमेंट को, किसी एक एलिमेंट के लिए कोई अनदर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि 2 के लिए कौन एग्जिस्ट करता है, 1/2, जिसको काटे तो आंसर क्या है, आइडेंटिटी। यानी कि दो एलिमेंट को ऑपरेट करने पर आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, तभी ये इसका और ये इसका इनवर्स कहलाएगा। इसी तरह जब हम ये वाला पढ़ेंगे इनवर्स मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो A को B के संग ऑपरेट करने पर और B को A के संग, A और B और B और A को B के संग या B को A के करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो ही हम बोलेंगे कि A B का इनवर्स है या B A का इनवर्स है। समझ गए कि नहीं बात? यस सर। तो अब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन देख चुके हैं, अब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देखिएगा, यही बता रहा हूं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए आपका एक m क्रॉस m ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b, और अगर कोई b अनदर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m such that a into b is equal to b into a equal to I, then a is inverse of b and b is इनवर्स ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका m क्रॉस m ऑर्डर का होगा। इसी तरह देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स b m क्रॉस m ऑर्डर का, तो ये मैट्रिक्स, इन दोनों को मैट्रिक्स का इन्वर्टेबल तभी बोलेंगे जब a इंटू बी बी इंटू ए आई के बराबर हो रहा है, तो हम a को b का इनवर्स बोलेंगे और b को a का इनवर्स बोलेंगे। शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए, 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 होता है, तो 2 का इनवर्स 1/2 हो गया, 1/2 का 2 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर या इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए, और इसीलिए ए बी का इनवर्स और बी का इनवर्स ए कहलाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं बात? सर इसमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही कंपलसरी है क्या? बिल्कुल कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी, ये जानना चाहते हो बताऊं या फिर स्किप कर दो? अगर जानना चाहते हो तो वो बताओ, वरना ये मान के चलो कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है। मल्टीप्लाई करना देखो मल्टीप्लाई करने की वजह से ही आपका बोला जा रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेना जरूरी है। वो इसलिए कि इस तरह से समझिए ना कि मान लीजिए आपने एक ए लिया मैट्रिक्स, एक बी लिया। ए आपने किया पी क्रॉस क्यू का,
तो बी को ए में मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी क्यू क्रॉस सी कुछ होना चाहिए ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, पी क्रॉस सी। अब एक बात बताइए, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पी क्रॉस सी, पी की वैल्यू अलग है, सी की वैल्यू अलग है, क्या ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होंगे? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके ऑर्डर सेम हो, यानी कि m और m होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अलग अलग वैल्यूज है, यानी कि इन दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा, यानी कि p की जो वैल्यू होगी वही c की होने की भी जरूरी है। नहीं समझे बात? सर समझ गए। ठीक है, और भी 2-3 रीजन है इसके अलावा, ये अकेला रीजन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपकी बुक में तो एग्जांपल दिया है एक ऐसे, द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस, तो आपके जो बुक में इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है उसके ठीक नीचे एक नोट दिया है, उसको देखिएगा, ठीक है ना? उस नोट को देखिएगा, क्या लिखा है कि किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? और if b is the inverse of a then a is also inverse of b। अगर 2 का इनवर्स 1/2 है तो 1/2 का इनवर्स 2 होगा, इसी तरह a का इनवर्स अगर b है तो b का इनवर्स a होगा, ठीक है ना? एंड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, ठीक है? जैसे कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस m का, एंड लेट b एंड c बी टू इनवर्स ऑफ a। ए कोई मैट्रिक्स है, बी और सी उसके इनवर्स है, मैंने देखिए कहा है कि इनवर्स यूनिक होता है, यानी कि ए बी बी ए इक्वल टू आई, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है तो अगर आप कोई ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ रहे हो जिसको ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है? तो आपको यही बात प्रूव करनी है कि ऐसा दुनिया में सिर्फ एक होगा, यूनिक होगा। लेकिन मैं इसे प्रूफ करने के लिए ये बात मान के चल रहा हूं कि नहीं, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए कोई दिया है, उसके बी एंड सी दो अलग अलग इनवर्स है, तो अब हम ये बात साबित करेंगे, देन वी विल शो दैट प्रूफ ऐसे आपकी बुक में भी दिया है, b इक्वल टू सी। हम लोग इस बात को दिखा देंगे कि b किसके बराबर है, c के। तो अब ध्यान दीजिएगा, दिखाने जा रहा हूं, इफ b इज इनवर्स ऑफ a then a into b is equal to b into a equal to I। राधिका इन वर्षा कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, कैसे लिख दिया है या कुछ भी, ठीक है ना? यहाँ समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? यस सर। राधिका यस सर। ठीक है, अभी मैंने ये डेफिनेशन लगाई है, अगर b जो है a का इनवर्स है तो ए बी बी ए इक्वल टू आई होगा। अब देखिएगा, इफ c इज इनवर्स ऑफ a तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। अब देखिएगा, मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं,
अभी ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया आई जो है आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक बात बताइए, बी आई इक्वल टू बी, क्या ये बात सही है या गलत है? यस सर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू बी आई। अब देखिएगा, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। अब सेकंड वाली की मदद से देखिए, आई किसके बराबर है, एसी के, बी ए सी फ्रॉम सेकंड आई इज इक्वल टू ए सी। अब देखिएगा, अब इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा, ठीक है ना, बाई एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब जब बी ए से मल्टीप्लाई होगा, बी ए किसके बराबर है, आई के, फ्रॉम फर्स्ट। अब आई किसी भी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स दोबारा आता है, ठीक है ना। यानी कि बी किसके बराबर आ गया, सी के। यहां लिख देंगे, सिंस आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हुआ वर्षन राधिका ये प्रूफ? यस सर। ठीक है, यानी कि हमें ये पता चला कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जैसे उस दिए गए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। अब हम लोग का टास्क होगा कि इसमें कहाँ गया ये, एक थ्योरम नंबर 4 है, उसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, आप लोग खुद से समझेंगे प्रूफ। उसमें ये कहा है कि जब कोई मैट्रिक्स ए बी है, उसका इन्वर्स जो होगा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। इस रिजल्ट का प्रूफ आप लोग खुद देखिएगा, नहीं आए तो बोलिएगा, अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है ना, इन सब प्रूफ में से एक जरूर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये टॉपिक लग रहा है होगा नहीं इसमें, अभी तक जितना बताया वो तो समझ में आया ना राधिका एंड वर्षा? यस सर। ठीक है, तो जितना बताया उसको तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और जो लास्ट वाला प्रूफ है थ्योरम नंबर 4 उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और 3.3 सॉल्व कर लीजिएगा प्रैक्टिस में। ये जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि 2-4 मिनट में नहीं होगा ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें 2-3 चीजें लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इसे मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। टिल देन जितना अभी तक बताया उसे रिवाइज कर लीजिए, और प्रूफ्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख लिख के, ठीक है ना। हो सके तो फेयर में भी कर लीजिएगा, थ्योरम नंबर 1 2 3 4 चारों, ठीक है ना, ताकि आप फेयर वर्क पढ़ें तो उसी में काम हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और कुछ पूछना है तो बोलिए।